नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। सोने चांदी में अचानक तेजी आई और काफी तेजी आई। वहीं तेल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकी कर्जा 40 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर हो गया और वहां के बॉन्ड बाजार में बायबैक का जो फैसला लिया गया उसका क्या असर पड़ा। तमाम चीजें आज इस बुलेटिन में हम लोग बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में इस त्योहारी सीजन में चीनी के दाम आसमान पर क्यों पहुंच गए। क्या सारा गन्ना एथनॉल बनाने में लग गया? और इन तमाम चीजों को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार नीरज वाजपेयी जी, जिनके एंड शो के जरिए आप लगातार बिजनेस की खबरें देखते रहे हैं। तमाम जगह उनको बतौर एक्सपर्ट भी आप देखते हैं, तो स्वतंत्र पर भी कभी कभार नीरज जी आकर हमारे दर्शकों को उनके काम की खबरें बता देते हैं। नीरज भाई नमस्कार। नमस्कार विक्रांत भाई। नमस्कार। नीरज भाई शुरुआत करते हैं सोने चांदी से ही। ये तेल भी भाग रहा है और सोना चांदी भी भाग रहा है, क्या चल रहा है ये? सोना चल रहा है सर आजकल तो। और चांदी भी चल रही है। हाँ। देखिए, इसका पहले तो प्रिमाइस समझिए, फिर बताता हूँ हाँ, रीजन क्या है। जी। तीन चीजें हमने अक्सर आपके शो में डिस्कस की हैं, जो रिफ्रेश करता हूं मैं। हाँ। एक है गोल्ड, हाँ। एक है कच्चा तेल, हम्म। और एक तीसरा इन दोनों को जो ड्राइव करता है वो है डॉलर। हाँ। क्योंकि दोनों का ट्रेड डॉलर में होता है। हम्म। तो जब युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर गईं। हम्म। और तेल खरीदने के लिए आपको चाहिए डॉलर। हम्म। तो डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि डॉलर महंगा हो गया। हम्म। डॉलर इंडेक्स 101 चला गया। हम्म। और भारत में हमारी करेंसी काफी वीक हो गई, एक साल में 11% गिर गई। हम्म। दुनिया भर में सबको डॉलर की जरूरत थी, क्योंकि उनको महंगा तेल खरीदना पड़ रहा था। हम्म। तो उसकी वजह से जब डॉलर महंगा होता है तो कमोडिटी के प्राइस गिरते हम्म। हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि क्रूड की महंगाई की वजह से डॉलर महंगा महंगा हुआ। हम्म। और फिर सोने के दाम तेजी से गिरे, चांदी के दाम तेजी से गिरे। तो जब जब आप देखेंगे डॉलर महंगा होगा, तब तब आपको नॉर्मली कमोडिटी के प्राइस नीचे दिखेंगे, और इसीलिए गोल्ड नीचे हम्म। आया। अब इस इक्वेशन को इस समय हम लोग देखते हैं, अब क्या हुआ फरवरी से अब में क्या फर्क आया। जी। अब आप देखें तो डॉलर सस्ता हो गया है। हम्म। डॉलर इंडेक्स अभी दिखा रहा है हाँ। कि डॉलर 98.5 पे चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और हमारी करेंसी भी स्टेबल है। हम्म। 96 टच नहीं कर रही है, अभी 96 के नीचे है। तो क्रूड की कीमतें बढ़ने के बावजूद, हम्म। चूंकि डॉलर नहीं महंगा हो रहा है, हम्म। तो जैसे ही डॉलर सस्ता होगा गोल्ड बहुत तेजी से चलेगा। हम्म। पहला कारण तो ये हो गया। जी। दूसरा कारण इसका ये है हम्म। कि सोना चलता ही तब है हम्म। जब पूरी दुनिया में महंगाई का मुंह सुरसा की तरह बढ़ता है। हम्म। आज सुबह का ये आंकड़ा है कि जापान में जो महंगाई है, आज सुबह हम्म। ताजा आंकड़ा है एकदम, हाँ, बिल्कुल। वो इस साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। हाँ। 1.9% इन्फ्लेशन हो गया है। हम्म। अमेरिका में इन्फ्लेशन आप देख ही रहे हैं कि उनके टारगेट से काफी ऊपर 3.1 चल रहा है। हम्म। बॉन्ड यील्ड एकदम भागे जा रही, 20-20 साल के हाई पे चल रही है। हाँ। और केवल अमेरिका की नहीं, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड, जर्मनी की बॉन्ड यील्ड, कनाडा की बॉन्ड यील्ड, भारत की बॉन्ड यील्ड, कहीं की भी आप देखें, इवन जापान की देखें, तो यील्ड भाग रही। यील्ड कब भागती है? जब ब्याज दरें बढ़ती नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ने लगती है, तो बॉन्ड यील्ड भागने लगती है। हम्म। संकेत है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। हम्म। तो जब भी महंगाई बढ़ेगी हम्म। गोल्ड भागेगा। तो गोल्ड चलने के दो कारण हो गए हम्म। कि एक तो महंगाई बढ़ रही है तेजी से, और दूसरा डॉलर सस्ता है। हम्म। तो इन दोनों कारणों से सोने में लगभग लगभग 10% का उछाल आ हम्म। चुका है। 4,000 से वो 4500 के पार चल रहा है। हम्म। और अगर ये सिचुएशन 15-20 दिन और चल गई तो हम्म। आपको 4800 का भाव गोल्ड में आराम से दिखेगा। हम्म। और प्लस अब डिमांड सर्ज हो रही है। हम्म। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दुनिया भर में फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं। तो उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड भी बढ़ रही है। कई जगहों पे आप जाइए, देखिए दुकानों के बाहर लाइन लगी हुई है गोल्ड खरीदने वालों की। सबको लग रहा है कि अब की बार ये अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो मिस नहीं करना है। हम्म। तो इसलिए गोल्ड की कीमतों में ये तेजी आई है। और चांदी चूंकि उसके साथ चलती है, तो चांदी जो एक समय 57-58 डॉलर चली गई थी, अब वो $68 पे आ गई।
$10 चांदी बढ़ गई। तो गोल्ड इसका तेजी से इजाफा इसीलिए हो रहा है कि आपको ये तीनों इक्वेशन हमेशा ध्यान में रख के चलने पड़ेंगे। एक एक अगर आपको फैक्टर याद रखना, तो आप हमेशा अपनी नजर डॉलर पे रखिए कि डॉलर अगर सस्ता हो रहा है तो समझ लीजिए फिर गोल्ड भागेगा। और डॉलर सस्ता इसलिए हो रहा है, क्यों सस्ता हो रहा है डॉलर? हाँ, जब जब महंगाई बढ़ती है तो वो किसी भी देश की करेंसी हो उसकी परचेजिंग पावर घटती है। हाँ, तो जब महंगाई बढ़ रही है तो डॉलर की परचेजिंग पावर घट रही है, हम्म, रुपए की परचेजिंग पावर घट रही है। तो जब भी ये डिवैल्यूएशन होगा तो सोने की कीमतें बढ़ेंगी। अब एक बहुत मजेदार फैक्ट आपको बताता हूँ। जी, दुनिया भर के ज्ञानी लोग ये बताते हैं, हम्म, वो चाहे वो जूलर्स हो, चाहे इक्विटी मार्केट के फंड मैनेजर हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, सब कहते हैं सोना महंगा होगा, सोना महंगा होगा। ये गलत है, झूठ है ये। सोने अच्छा, की कीमत कभी नहीं बढ़ती है, हाँ, करेंसी गिरती है आपकी। हाँ, सोना बेचारा तो 100 ग्राम 100 ग्राम ही रहेगा, हाँ, उसमें तो कोई इजाफा नहीं हो रहा है। करेंसी आपकी जो घटती है तो गोल्ड की कीमत आपको ऊपर दिखती हाँ, है। इसलिए हमेशा करेंसी को नजर पर रखिए, हम्म, करेंसी देखिए तो आपको गोल्ड समझ में आएगा। हम्म, तो लोग गलती ये करते हैं, करेंसी नहीं देखते हैं, हाँ, तो वो इसलिए आपको गोल्ड का संबंध समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत आसान है, आप नजर रखिए खाली डॉलर की तरफ, तो हाँ, आपको गोल्ड का मूवमेंट समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। यानी केवल अपनी विंडो में आप सोने के जो आजकल लोग सुबह शाम देखते हैं रेट, केवल डॉलर का देखें तो अपने आप सोने का अंदाजा लगा सकते हैं। तो नीरज भाई, ये जो 2 महीने से के करीब के बाद उच्चतम स्तर सोने का मिला है, तो ये 4500 से ऊपर हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि सोना भले ही 4000 के लेवल तक गया, लेकिन उसमें एक मजबूती, एक ठोसपन दिखाई दिया। ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि सोना कमजोर इस बार कोई दिखाई दे रहा है। जैसे ही उसे मौका मिला उसने फिर बढ़ना शुरू कर दिया। तो ये जो अभी का जो दौर है 4500 का, ये अभी इसी तरीके से आगे बढ़ेगा जैसा हमने पिछले दिनों देखा, या प्रॉफिट बुकिंग या वोलेटाइल सिचुएशन जो दुनिया भर में बनी हुई है, उन सब का असर, उन सब का खतरा लगातार बना रहेगा? अ, विक्रांत भाई, इसको ऐसे समझते हैं हम्म, कि गोल्ड में तेजी आ गई है। हमने देखा 4,000 के आसपास जब आया, मैं तब से कह रहा था कि गोल्ड के निवेशकों को चिंता नहीं करनी है। हाँ, बिल्कुल, इंडिया में तो डबल धमाका है। हम्म, आपकी करेंसी का फायदा मिलता है, हम्म, इंटरनेशनल गोल्ड की कीमत का फायदा मिलता है, और सरकार ने ड्यूटी बढ़ा के और फायदा कर दिया। हाँ, तो जो गोल्ड के निवेशक हैं उनको तो पवारा है, उनकी उनको तो कोई चिंता नहीं करनी है। हम्म, अब प्रश्न आपका ये है कि क्या ये और आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, या वोलेटाइल रहेगा, या गिरेगा? हाँ, आपने कल का आंकड़ा है, हम्म, या आज भी बहुत चर्चा में है, हम्म, अमेरिका का जो डेट है, कर्ज है, वो हाँ, $40 ट्रिलियन हो गया है। बिल्कुल, हम्म, जीडीपी $30 ट्रिलियन की है, कर्ज $40 ट्रिलियन। ये केवल मैं सरकारी डेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप प्राइवेट डेट, डोमेस्टिक डेट, इंडिविजुअल डेट ले लेंगे, कॉर्पोरेट डेट भी मिला लेंगे, तो ये $200 ट्रिलियन के आसपास है। और आप ये सोचिए कि हर 10 साल में उनका जो डेट है हम्म, वो इस तरह से बढ़ रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, लगभग तीस डबल हो ट्रिलियन गया, बिल्कुल। 5 साल पहले 30 था, 2020 में $30 ट्रिलियन था, अब वो 40 हो गया। 33% की ग्रोथ 5-5 साल में आ रही। तो इसको देखते हुए गोल्ड के कीमतों को नीचे लाना इवेंचुअली असंभव है, हम्म, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चाइना ने पिछले महीने जुलाई में 20 टन सोना खरीदा है, हम्म, इस साल का सबसे ज्यादा। हम्म, तो गोल्ड की कीमत मुझे नहीं लगता कि नीचे आएगी। वॉलेटिलिटी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, जिनको वहां ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं, वो पिछले 2 दिन से दनादन खबरों पे छाए हुए हैं। हम्म, उन्होंने कहा हम बॉन्ड बाईबैक करेंगे, हाँ, हम बहुत सारे मेजर्स और लेके आएंगे, $4 बिलियन के बाईबैक कर रहे हैं। बाईबैक मतलब क्या हुआ कि जो हाँ, 30 साल का जो बॉन्ड था उसको कोई खरीद ही नहीं रहा था, हाँ, तो उसकी यील्ड एकदम शूट अप कर गई, 5.32 तक चली गई, जो 20 साल का हाईएस्ट लेवल है। हम्म, हाथ पैर फूल गए ट्रंप के और बेसेंट के। तो उन्होंने बाईबैक अनाउंस कर दिया कि हम $4 बिलियन से ज्यादा का बाईबैक करेंगे। तो वो 28 से गिरा तो, लेकिन फिर से ऊपर जा रहा है। हम्म, विक्रांत भाई, जीवन में याद कर लीजिए, हम आप सबके पर्सनल लाइफ से इसको कंपेयर करिए। जी, अगर आपने कर्ज ले रखा है हाँ, तो आपको चुकाना पड़ेगा, चाहे भैंस बेच के चुकाओ हम्म, और चाहे जो करके चुकाओ, खेत बेचो आप, बिल्कुल, वो खत्म नहीं हो सकता। हम्म, वो उसकी वसूली हो के रहेगी।
तो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन तरह तरह के उपाय कर रहा है कि ये $40 ट्रिलियन को कैसे, अच्छा $40 ट्रिलियन की सर्विसिंग करनी है, आपको ब्याज चुकाना है ना उसका। आपको अंदाजा $1 ट्रिलियन का ब्याज है उस पर, $1 ट्रिलियन का। $1 ट्रिलियन मतलब 1,000 बिलियन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के प्राइसेस इवेंचुअली नीचे आएंगे, बीच में वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हेज वाले प्लेयर जाएंगे, बहुत सारे सटोरिया जाएंगे, बहुत सारे लोग थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलेंगे, भाई जिसका प्रॉफिट बन रहा है वो निकले, ये सब होता रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि $200 गिरे फिर $300 चले, लेकिन इवेंचुअली इसको ऊपर जाना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन दुनिया के पास है नहीं। तो इस लेग में जो अभी चल रहा है इसमें क्या होगा, जो रीसेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में, अभी बताओ अभी क्या होगा। रीसेंट लेग में मुझे लगता है कि दिवाली में आप $5,000 का भाव देख सकते हैं बहुत आराम से। अच्छा, हाँ, अभी 4500 से ऊपर चल ही रहा है। हाँ, $400-500 और आराम से बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही शर्त है कि डॉलर नीचे आएगा। हाँ, वो ध्यान रखिएगा, 15 और 16 सितंबर को यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग हाँ, है। अगर उन्होंने ब्याज बढ़ा दिया हाँ, तो गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो एकदम नीचे चला जाएगा, वो थोड़ा नीचे आए, जैसे अभी बॉन्ड यील्ड नीचे आई फिर ऊपर गई, तो हाँ, वैसे वो एक झटका उसको लग सकता है। 15-16 सितंबर तक आप दम साध के बैठे रहिए। हाँ, अगर उन्होंने ब्याज दर नहीं बढ़ाई तो फिर आप गोल्ड की सर पर चाल देखेंगे। हाँ। लेकिन कोई ऐसी संभावनाएं तो कम ही दिखाई दे रही है नीरज भाई कि इस तरह का फैसला ले सकें। हाँ, वो फैसला कम इसलिए संभावना आपको लग रही है, हमको भी लग रही है, और पूरे 104 इकोनॉमिस्ट को लग रही है कि अगर उन्होंने ब्याज दर बढ़ाई तो यूएस का मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। हाँ, क्योंकि जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वो एआई कैपेक्स में खर्च कर रहे हैं, हाँ, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, तो जिसको कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई में फंस गए हैं। हाँ, केविन वॉश जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, हम्म, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। रेट बढ़ाऊंगा तो इकोनॉमी को दिक्कत, ग्रोथ में दिक्कत, मार्केट कोलैप्स होगा, एसेट प्राइसेस गिर जाएंगे, और नहीं बढ़ाता हूं तो महंगाई शूट अप हो रही है। हाँ, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में गोल्ड इज द डिफॉल्ट बेनिफिशियरी, कि बढ़ाओ तो भी फायदा, नहीं बढ़ाओ तो भी फायदा। अब मार्केट गिरेगा, मान लीजिए ब्याज दर इन्होंने बढ़ा दी, हाँ, मार्केट गिरेगा, हाँ, तो जो पैसा है वो घूम के फिर गोल्ड में आएगा हाँ, कि यार यही एसेट क्लास सुरक्षित है, इसी में लगाओ पैसा, क्योंकि लिक्विडिटी मूव कर जाएगी। तो केविन वॉश ये रिस्क लेंगे ऐसा लगता नहीं है। अभी एक रिसेंट सर्वे हुआ था, उसमें 104 में से 94 इकोनॉमिस्ट का मानना था कि कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, हाँ, और 80 का ये मानना था कि 2026 में कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि गोल्ड का मोमेंटम बना है, वो बना ही रहेगा। दिवाली मुझे $5,000 की दिखती है। बस 15-16 तारीख को देख लेते हैं कि अब हाँ, बढ़ाएंगे नहीं तो कमेंट्री क्या देते हैं, उनके हाथ पैर फूले कि नहीं फूले, वो हाँ, उनको दिन में तोते नजर आ रहे हैं कि नहीं। तो हाँ। ये सारी चीजें होंगी, तो गोल्ड के निवेशकों को तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं ऐसा लग रहा है नीरज भाई, क्योंकि आपने बाजार की बात की अमेरिका की, ऐसा लग रहा है कि अभी तक एआई ही केवल एक ऐसा हथियार है जो अमेरिका को बचाए हुए है। लेकिन अब वहां भी चीन जो है बड़ी तेजी से हाथ पैर मार रहा है, और चुनौतियां तो अमेरिका के लिए वहां पर भी हैं। है। बिल्कुल, चीन ने एआई में बहुत काम किया है, और उन्होंने जो काम किया है वो काफी सस्ता है। सस्ता है बिल्कुल। मान लीजिए अमेरिका का माल 100 रुपए में मिल रहा है एआई वाला, तो इधर तो 10 रुपए में मिल रहा है, हाँ, और क्वालिटी लगभग उतनी है, मतलब हाँ, 100% तो वैसी क्वालिटी नहीं है, हाँ, लेकिन 90% वैसी ही है। हाँ, और वो धीरे धीरे इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो हाँ, चूंकि गैप बहुत ज्यादा है, 100 और 10, तो इसलिए बड़ी दिक्कत है। अभी एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, जितनी यूरोपियन कार कंपनी है, मर्सिडीज, हाँ, बीएमडब्ल्यू, हाँ, इन सब के हाथ पैर फूल गए हैं, हाँ। कटनी कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि भैया चाइना की बीवाईडी ने हमको मार दिया BYD। है, हाँ, कि जो कार वो 1 करोड़ की बेचते हो बीवाईडी वाला 25 लाख की देता है, हाँ, और सेम क्वालिटी, समटाइम्स उससे बेटर क्वालिटी। तो हाँ, सोचिए कि चीन किस तरह से डोमिनेट कर रहा है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है कि चीन उसको इम्पैक्ट करा है, लेकिन अमेरिका के बारे में बहुत नेगेटिव सोचने की बजाय एक एंगल और मैं आपको दे देता हूँ। जी, अपने यहाँ अर्निंग ग्रोथ जो कंपनियों की है वो 12-13% में नानी याद आ गई है, वहां 30% है। 30% की अर्निंग ग्रोथ, इतनी बड़ी इकोनॉमी की, और मार्केट सस्ता है, 20 के मल्टीपल पे बिक रहा है। हम 20 पे बिक रहे हैं 12% ग्रोथ पे। कोरिया 10 के मल्टीपल पे चल रहा है 40%, 50% की ग्रोथ पे। तो यूएस का मार्केट का नो डाउट कि एआई ट्रेड ही है,
लेकिन उस एआई ट्रेड को सरकार भी बचाएगी, इसलिए भी ब्याज दरें न बढ़ने की संभावना और प्रबल है, और वो ट्रेड इतनी जल्दी फिजल आउट होने वाला नहीं है। हाँ। तो इसलिए यूएस मार्केट ना गिरने की संभावना दिख रही मुझे, ना सरकार गिरने देगी, वो कुछ भी करके ब्याज दर बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि जो अभी उपाय कर रहे हैं ये बेसेंट जी, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि केविन वॉल्स कहीं रेट ना बढ़ा दें। तो मुझे लगता है कि यूएस में रेट वेट तो बढ़ने की संभावना बिल्कुल कम है, और एआई ट्रेड अभी और चलेगा, यूएस मार्केट में और पैसा बनेगा। ये बबल फटेगा आगे जाते हुए, हाँ। फटेगा तय है, लेकिन अभी नहीं फटेगा, थोड़ा और पीक पे जाके फटेगा। तब तक आपका गोल्ड एकदम सर पे ताज लगा के घूमेगा, क्योंकि जितना महंगाई आप बढ़ाओगे गोल्ड उतना ज्यादा चलेगा। बिल्कुल। और नीरज भाई, युद्ध के क्षेत्र में क्योंकि जियोपॉलिटिकल कारण बहुत बड़े होते हैं, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रास्ता तो निकलता दिखाई नहीं दे रहा कि ये किसी तरह स्थितियां शांत हों, क्योंकि ट्रम्प साहब भी भड़के हुए हैं। और ईरान पर अब तो वो कह रहे हैं कि ऐसा आर्थिक हमला करेंगे कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, रास्ते ही बंद कर देंगे। तो और उधर ईरान भी बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि अब हम खाड़ी देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उससे आगे आगे हमला करने की बात कर रहा है वो। तो स्थितियां और तेल को देखते हुए फिर से नाजुक स्थिति बनी हुई है। 94-95 के करीब इस समय ब्रेंट, 100 से ऊपर किसी भी समय जा सकता है। जी, खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है अब वो काफी खतरनाक और निर्णायक मोड़ पे पहुंच गया है, और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। हम्म। उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस जबरदस्त तरीके से लगाए हैं, बैंकों पे लगाए हैं, शिप रजिस्ट्री पे लगाई है, कैश ट्रांजैक्शन पे लगाया है, और ये भी कहा है कि जो भी देश हमें ईरान की मदद करने की कोशिश भी करेगा हाँ। उस पर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। हम्म। तो एक तरीके से ईरान को इकोनॉमिक सेंस में चोक करने की कोशिश कर दी गई है, मतलब ये इम्प्लीमेंट हो गया है। ये लेटेस्ट खबर है कि शुक्रवार की मॉर्निंग में आपने ये देख लिया है कि उन्होंने कर दिया। ये निर्णायक इसलिए है क्योंकि मेरा मानना है कि युद्ध हमेशा जो वेपन्स हैं उससे नहीं लड़े जाते जीते जाते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन से जीते जाते हैं। अगर आर्थिक तौर पर कमर तोड़ देंगे आप तो लड़ने की सामर्थ्य बचेगी नहीं। निर्णायक दौर पे पहुंच गई। अब इसमें ईरान का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फ्रस्ट्रेशन में अभी उसने दुबई पे हमले कर दिए थे, तो दुबई ने उसके साथ अपने सारे आर्थिक संबंध खत्म कर दिए। इराक ये कह रहा है ईरान से कि भाई मुझे तेल बेचने दो, हॉर्मुज से निकलने दो, मेरी 90% बजट केवल तेल से चलती है। तो अब वो पैनिक मोड में हमको लगता है वहां पे चीजें आएंगी, और क्रूड शूटअप करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ईरान फ्रस्ट्रेशन में गलती कर सकता है, क्योंकि अमेरिका रिसीविंग एंड पे देखिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ जाए तब भी वो लोग, इतनी अमीर बड़ी देश इकोनॉमी है कि वो बर्दाश्त कर ले जाएंगे। छोटे देशों को दिक्कत होगी, तो और वो इतनी दूर बैठे कि आप उन पर हमला नहीं कर पा रहे। आप हमला करोगे ओमान पे, आप हमला करोगे इराक पे, आप हमला करोगे सऊदी अरब पे, तो एक समय तक इन देशों के भी बर्दाश्त की सीमा है, ये फिर आपके ऊपर पलटवार करेंगे, और यही अमेरिका चाहता भी है। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बहुत खतरनाक स्थिति बनती जा रही है खाड़ी में, और जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए उससे और ज्यादा ईरान को दिक्कत होने वाली है, और ईरान इस पर रिटेलिएट करेगा वीपन से, और वीपन के रिटेलिएशन से फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। तो क्रूड के ऊपर जाने की बहुत बड़ी संभावना है, $100 कभी भी पार हो सकता है, 95 के ऊपर चल रहा है। दूसरा ये है कि अगर ऐसा होता है तो क्या डॉलर बढ़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन। उसकी संभावना कम इसलिए लग रही मुझे क्योंकि अगर आपने डॉलर बढ़ाने की कोशिश की तो वो एक ही परिस्थिति में हो सकती है कि आप ब्याज दर बढ़ाएं, जो रिस्क अमेरिका लेगा नहीं। तो एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन बन रही है इस बार, जिसमें मुझे लगता है कि क्रूड तो बढ़ेगा लेकिन गोल्ड गिरेगा नहीं, गोल्ड भी बढ़ेगा। तो जो पिछली बार लोगों की शिकायत थी कि युद्ध के समय गोल्ड गिर गया था, इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार दोनों साथ साथ चलेंगे। इस बार चूंकि डॉलर, हाँ, जो उसका असली किंग पिन है डॉलर, वो नहीं बढ़ रहा है ना, तो इसलिए क्रूड भी बढ़ेगा और डॉलर भी, गोल्ड भी बढ़ेगा। ये पूरी संभावना दिख रही है। और खाड़ी की स्थिति थोड़ी सी मुझे लगता है चिंताजनक होनी चाहिए भारत के लिए भी, क्योंकि क्रूड के दाम हमारे लिए दिक्कत ही करते हैं। बिल्कुल। इवन 95 इज वेरी हाई फॉर इंडिया। और नीरज भाई, थोड़ी सी बात अपने शेयर बाजार की। 2 साल से तो खाली बैठे हैं, कोई रिटर्न नहीं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि लीस्ट प्रीफर्ड बाजार बन गया, वियतनाम से भी पीछे। तो क्या शेयर बाजार को किस तरह से देखें?
देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं कि 24 सितंबर वो दिन होगा। हाँ, अब कितने दिन बचे 24 सितंबर, याद हम लोग दस आज हम दिन इधर जोड़ लीजिए, 21 अगस्त 20 दिन उधर पे जोड़ बैठे लीजिए, हुए 21 अगस्त। हाँ। तो महीने भर बाकी है। हाँ। उस महीने में 4 हफ्ते पड़ेंगे, तो 8 तो ट्रेडिंग डे और कम कर लो आप, बीस हाँ। बाईस दिन ट्रेडिंग के बचे हैं। अगर इस 20-22 दिन में निफ्टी हम्म। 26,300 के ऊपर नहीं जाता है, तो आपका जीरो रिटर्न है 2 साल का, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो रिटर्न निफ्टी का। हम्म। मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा जो रिटर्न बनना है, वो मेरे हिसाब से ट्रैप है। हम्म। तो इक्विटी के निवेशकों को करना क्या चाहिए? हम्म। अब जो लोग निवेशित हैं हम्म। उनके लिए सलाह ये है कि आप चुपचाप बैठे रहिए, कुछ करिए मत। कुछ हम्म। करेंगे तो गलत ही करेंगे, हम्म। इसलिए शांत बैठे रहिए। जिनके पास पैसा है 5 साल 8 साल के नजरिए का, हम्म। उनको खरीदारी करनी चाहिए। और जो बहुत ही चंचल मन के लोग हैं, उनको कुछ समय के लिए दूर बैठ के नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें देखनी चाहिए। ये हाँ। 3 स्टेट बिल्कुल साफ है हाँ। कि अगर 8 साल का 5 साल का नजरिया है तो आप हाँ। निवेश करिए एसआईपी के थ्रू, हाँ। थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। हाँ। और जो ऑलरेडी निवेशित है वो शांत बैठे रहें, हाँ। और जिनको चंचल मन है वो पिक्चर देखें, हाँ। वरना फंसेंगे तय है। हाँ। तो इक्विटी वालों को सिर्फ यही करना है, हाँ। तो ही वो बच पाएंगे और पैसा बनेगा। पैसा बनेगा ये पक्का है, हाँ। लेकिन साल भर में बन जाएगा, 6 महीने बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आप निवेश करते रहिए और ये उम्मीद रखिए कि समय अच्छा आएगा, और जब अच्छा आएगा तो फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। तो निवेशित रहिए, पैसा लेकिन डालिए, नीरज फिर भाई, नजरिया। जो लोग निवेशित हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कोविड के बाद आए, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि बाजार ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल से आपको कोई रिटर्न ही ना मिले। तो अब तो कई बार सब्र का बांध भी टूट रहा है। हम लोग अपने आपस में लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में निकाल दे रहे हैं, कुछ लोग परेशान होकर के निकाल दे रहे हैं। कष्ट बड़ा है ये। देखिए विक्रांत भाई, इसके लिए आपको टीएनएस का शो रोज देखना पड़ेगा। हाँ। और बिल्कुल। इसलिए कई साल से ये मेहनत कर रहा हूँ, जब मैं नौकरी करता था तब से, जब से मैंने यूट्यूब शुरू हाँ। किया तब से हाँ। बार बार लोगों को सिखाता समझाता हूँ कि आपका जो निवेश है ना, हाँ। अगर आपका अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो उसको लेते रहिए। हाँ। बिल्कुल। अगर आप नहीं लेंगे हम और लोग बने प्रॉफिट रहेंगे, लेना ही नहीं जानते। बिल्कुल। एक्चुअली बेचना सीखिए आप। हाँ। अब जो लोग जिन्होंने 2021-20 में किया था उनको बहुत मुनाफा हुआ, 2023-22-24 तक आते आते गजब मुनाफा हुआ। हाँ। बेचा नहीं अगर आपने, तो आज आपका वो रिटर्न जीरो की तरफ पहुंच जाएगा या 5-10% बचेगा। तो बिल्कुल। आप अफसोस कर रहे हैं। तो अब आपको और 5 साल इंतजार करना है। फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं मिलेगा, 5 साल और इंतजार करिए। या हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए कि आप प्रॉफिट बुक करना सीखिए, क्योंकि दुनिया अब बहुत तेजी से विक्रांत भाई बदल रही है। 2020 के बाद से हाँ। आप देखिए जीवन के हर पहलू में इतने चेंजेस आ रहे हैं तेजी के साथ, हम्म। कि अब आप 5 साल का व्यू ही नहीं बना सकते। 1 साल का व्यू हम लोगों को बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है कि चेंजेस आ रहे हैं। एआई ने, टेक्नोलॉजी ने इतना डिसरप्शन कर दिया है कि चीजें तेजी से बदलती हैं। अब किसी को पता था कि 20 दिन के आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो हाँ, जाएगा? बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता था। बिल्कुल सही बात। 12 साल में जिसने एक इस्तीफा नहीं करा, वो हाँ। 20 दिन में इस्तीफा करेगा। हम्म। ये वक्त है। हम्म। इसलिए चाहे इक्विटी मार्केट हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, बहुत लंबा नजरिया बना के अब आप चल नहीं सकते, आपको छोटे छोटे गैप्स बनाने पड़ेंगे। हम्म। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पुराने बेचारे फंस गए हैं, अब वो प्रतीक्षा करें। हम्म। फ्रस्ट्रेशन में बेचिए मत, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं, नुकसान कर लोगे आप। वेट करो, अब आपने चूंकि इतना समय गुजार लिया, थोड़ा और गुजारो आप, तो आपका रिटर्न ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे से जब आप करें निवेश, तो प्रॉफिट बुक करना भी सीखिए। आप लेते रहिए बेचते रहिए, लेते रहिए बेचते रहिए, लेकिन लेके मैं बैठा रहूंगा 30 साल तक, तो आपका रिटर्न 5% बनेगा, हम्म। क्योंकि मीन रिवर्सल हो जाता है। इसलिए हमेशा ये रूल, 2020 से ये जिंदगी न मिलेगी, दोबारा मूवमेंट पे आ गए हम लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक। लोग छोटे घर से बड़े घर में जा रहे हैं, किसी को पता नहीं कल क्या हो, तो इसलिए घूमने बहुत जा रहे हैं। साल में 2 वेकेशन नॉर्थ इंडियन भी करने लगे। पहले नॉर्थ इंडियन बिल्कुल। कल्चर नहीं था ये सब, हाँ, अब नानी दो के घर जाते थे। हाँ। अब नानी के घर की जगह महाबलेश्वर जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि किसी को मालूम नहीं कल क्या होगा। तो भैया खर्च करो, एंजॉय करो, बड़े घर में रहो। ये चेंज है, साइकोलॉजिकल सोसाइटल चेंज है। तो मार्केट उससे अछूता थोड़ी, मार्केट भी उसी चीज में है। तो इसलिए थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेना सीखना चाहिए।
जाते जाते नीरज भाई थोड़ा चीनी पे समझा दीजिए, त्योहारी सीजन आ रहा है, भले भले ही जो है डायबिटीज जो है देश के सामने बड़ा संकट हो, लेकिन इस सीजन में तो चीनी की बड़ी भूमिका हो जाती है। और 45 से 70, 70 पर पहुंच गई है। भाई आप क्या चाहते हैं, गन्ना किसानों को फायदा ना हो? हाँ। गन्ना किसानों को तो फायदा हो रहा है, वो इथेनॉल के लिए भी बेच रहे हैं, मतलब कुछ भी बनाओ, मैंने गन्ना बेच दिया। हाँ। तो चीनी की कीमतें दो रीजन से बढ़ी हैं। एक तो इंटरनेशनल प्राइस भी बढ़े हैं। हाँ। पिछले एक डेढ़ महीने में 19% की राइज हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। 15-16 डॉलर के आसपास लंदन प्राइस हो गया है। हाँ। और 20-21 इसका अभी भी देखिए अपने हाई से बहुत नीचे है इंटरनेशनल प्राइस, लेकिन फिर भी 20% की ग्रोथ बड़ी ग्रोथ होती है। तो अपने देश में क्या हुआ, ज्यादातर लोग अब एथेनॉल पे फोकस कर रहे हैं हाँ। क्योंकि उधर रेट अच्छा मिल रहा है। तो एथेनॉल बनाओ, एथेनॉल बनाओ। और अच्छा, पहले क्या था कि मोलेसेस से बनाते थे, अब वो डायरेक्ट जाता है उधर। हाँ। चीनी क्यों बनाना है? चीनी बनाओ, फिर उसके बाद वो बेचो, सरकार के तय दाम पे गन्ने का दाम दो, ये झंझट करने को। सीधा सीधे इतना। इथेनॉल बनाओ, हाँ। चिपकाओ। और गडकरी जी की कृपा बनी हुई है कि हाँ। इथेनॉल चाहे जितना खरीद लो आप। तो एक बड़ा कारण तो वो था कि डाइवर्जन था। हाँ। दूसरा कारण था कि इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर गए हैं, तो एक्सपोर्ट भी करो। देखिए एक्सपोर्ट पे भी आ गया ना, रोक लगा दी गई है कि हम्म। एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आप, और स्टॉक होल्डिंग नहीं करेंगे ट्रेडर्स लेवल पे। तो ये उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी चीनी कीमतें एकदम गिर जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, ऐसा नहीं है सर। हम्म। शॉर्टेज तो क्रिएट हो गई है। हम्म। और जब तक वो इथेनॉल वाले मामले पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, तब तक आपको चीनी के दाम और एलिवेटेड दिखेंगे। और फेस्टिवल डिमांड सर चढ़ के बोल रही है। हाँ बिल्कुल। तो चीनी की कीमतें बहुत नीचे आएंगी ऐसा मुझे अभी लगता नहीं है। ये जो अभी फौरी उपाय किए गए, इससे 2-4-5 रुपए हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन डिमांड के चलते प्राइसेस अभी थोड़ा अपलिफ्ट और स्टेबल ही रहने वाले हैं। और दूसरा सुनिए आप, हाँ। आपके इलाके में चुनाव है अगले साल मार्च में। हाँ। तो एक हाइक तो बनती है ना सर गन्ना किसानों के लिए? हाँ। बनती कि नहीं बनती? बिल्कुल तो बिल्कुल। जब एक हाइक गन्ने की आप बनाओगे, हाँ। तो उसका असर कहाँ पे आएगा? हमारे आपके ऊपर आएगा। हाँ। तो गन्ने की प्राइस बढ़ने की वजह से चीनी कीमतें बहुत नीचे आएंगी ऐसा मुझे अभी फिलहाल नहीं लगता, क्योंकि हाँ। इंटरनेशनल प्राइसेस भी ऊपर ही है। हाँ। तो इस फेस्टिवल में आप थोड़ा सा महंगाई झेलिए। हाँ। तो नीरज भाई, लेकिन आप क्योंकि अर्थव्यवस्था भी बेहतर समझते हैं, राजनीति भी बेहतर समझते हैं, ये कहा गया था कि एथेनॉल बनेगा तो पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। गाड़ियों के इंजन की लोग शिकायतें करने लगे। चीनी जो थी वो सीधा, गन्ना जो था वो एथेनॉल में लगने लगा। 30 लाख टन के करीब उत्पादन हमने गन्ने एथेनॉल में लगा दिया। अब हम 10 लाख टन जो है विदेश से आयात कर रहे हैं। तो ये क्या क्या पॉलिसी है कि आप फायदा करने चले थे और हर चीज में फंसते जा रहे हैं, गन्ने से एथेनॉल। सर देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हाँ। आप जब भी कोई पॉलिसी डिसीजन लें तो उसमें एक विजन होना चाहिए। हाँ। केवल अंधी दौड़ में कि हम ब्राजील की नकल करते हुए E20, 40, 100 कर लेंगे, उसका इम्पैक्ट भी देखिए आप। हम्म। तो गाड़ियों को नुकसान हुआ। अब सुना है मैंने कि एक सरकार के कोई थिंक टैंक के लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऑप्शन देना चाहिए, हाँ, E10 रखो। E10 पे और बड़ा गंभीर विचार चल रहा है कि देना चाहिए, चल रहा बिल्कुल। है ना कि E10 को ठीक रखने दो, 20 ऑप्शनल होना चाहिए। ये सब चीजें इसीलिए हो रही क्योंकि आपने विचार नहीं किया, पहला। दूसरा, जब आप एथेनॉल से बना रहे थे, और एथेनॉल एक्चुअली गैलन के हिसाब से जब लीटर में लेके आओगे तो महंगा पड़ रहा है। हम्म। तो या तो आप बेनिफिट पास ऑन करते कस्टमर को, हाँ। वो भी नहीं किया आपने। तो फिर लाजमी ना गुस्सा आएगा मुझे कि हम्म। पेट्रोल भी महंगा है, एथेनॉल भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, और गाड़ी भी खराब हो रही है। हाँ। ये कौन सा विजन है भाई आपका? हाँ। तो बिना विचारे जब आप काम करते हैं, बिना विचारे का मतलब ये है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान है ही नहीं। हम्म। बस अंधी दौड़ में चलते चले जाओ, उन्होंने इस E100 किया तो हम भी करेंगे। ठीक है। दैट इज नॉट द वे। तो ये दिक्कत है। मुझे लगता है सरकार इस पे कुछ कदम उठाएगी कि E20 पे फोकस कम करना चाहिए उनको। जी। E10 इज ओके। हम्म। और देखिए लॉजिकली तो ये बैठता था विक्रांत भाई कि दाम कम करने चाहिए। हाँ। जब आप ब्लेंडेड माल बेच रहे हो, हाँ। तो आपको प्राइस नीचे लाने चाहिए। हम्म। और अगर आपने एथेनॉल के, अभी एथेनॉल क्या मतलब 60-70 रुपए लीटर बेच रहे हैं ना, कितना बेच रहा है? हाँ, ऐसे ही करीब कुछ इतने। प्राइस है। हाँ। अगर आप उस प्राइस पे एथेनॉल खरीद रहे हो, तो हाँ। एक्चुअली आप फिर बहुत महंगा ले रहे हो। हाँ।
तो आपने जानबूझ के फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। मुझे था 30-35 रुपए 25 रुपए से शुरू हुआ था इथेनॉल, हाँ। और बढ़ते 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 यहाँ प्राइस चला गया। हम्म। तो फिर मतलब इसमें एंड यूजर जो है वो लूजर है। और ऐसा भी नहीं गन्ना किसान करोड़पति हो गए हो। तो इसमें बेनिफिशियरी कौन है, यही नहीं समझ में आ रहा है कि गाड़ी मेरी खराब हो रही है, महंगाई मेरे को चल रही है, गन्ना किसान करोड़पति नहीं हो गया, तो फायदा किसको हो रहा है फिर? तो आप, इसलिए मुझे लगता है इस पॉलिसी को रिवाइज करना ही चाहिए। बिल्कुल। और लगता भी है कि सरकार इसको कोई और चारा सरकार के सामने इस मामले में भी नहीं बचा। तो नीरज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम चीजों पर आपने बात की और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं।